हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोगों ने इसके मेरे पीछे के जो जितने भी वीडियोस हैं एमसीक्यू टाइप के वो देखे होंगे और आपको कुछ ना कुछ उससे एक गाइडेंस और एक आपको मदद मिल रही होगी। इसी सीरीज में एमसीक्यू के लिए यूके पीसीएस आरओ के लिए मैं 5वां एमसीक्यू वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक, बीच में कुछ स्किप मत कीजिएगा। कई फैक्ट्स जो है वो मैंने आप लोगों के लिए इसमें रखे हैं जो आपके यूके पीसीएस आरओ के एग्जाम में मुझे पूरी पॉसिबिलिटी है आने की। साथ ही साथ मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि मैंने आप लोग के लिए अपनी ऐप पर फ्री की एक टेस्ट सीरीज जो है वो रखी है। उत्तराखंड की वो टेस्ट सीरीज है। अभी फिलहाल पहला पेपर ही मैंने अपलोड किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। आप जाइए वहाँ पर उस टेस्ट सीरीज को अटेंड कीजिए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, यानी कि उत्तराखंड में आपकी तैयारी कैसी चल रही है। चलिए फिर आज का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। चलिए आज का सबसे पहले वीडियो देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ 1980। ये सारे जो इवेंट्स हैं, जो 4 इवेंट्स हैं, ये सारे के सारे 1919 में के इवेंट्स हैं और इनको आपको एक सर्टेन ऑर्डर में अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन सा हुआ था और उसके बाद कौन सा हुआ था। आप लोग अपना पूरा टाइम ले लीजिए, यानी कि पूरे आपके 10 सेकेंड। ये आपका रॉलेंट एक्ट हो गया, हंटर रिपोर्ट, जलियांवाला बाग। ठीक है, यहाँ मैं कोई खुशी तरह चाहूंगा आपको कि हंटर रिपोर्ट को हंटर कमेटी भी कहते हैं। ठीक है, हंटर कमेटी, कई बुक्स में इसकी जगह हंटर कमेटी भी वर्ड लिखा हुआ है। देन जलियांवाला बाग ऑफ निसार, और उसके बाद आपका रिटर्न ऑफ नाइटहुड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए आप लोगों ने आंसर इसका बना लिया होगा। तो इसका जो आंसर है वो है आपका 14 का बी। यानी कि इन चारों इंसिडेंट्स में जो सबसे पहला इंसिडेंट हुआ था, अगर हम ऑर्डर वाइज चलें, तो वो रॉलेंट एक्ट हुआ था। उसके बाद दूसरा जो इंसिडेंट हुआ था वो जलियांवाला बाग हुआ था, अभी हाल में 13 अप्रैल को उसका वो निकली है डेट। देन उसके बाद तीसरा इंसिडेंट जो हुआ था वो अगर देखें तो रविन्द्रनाथ जो टैगोर थे उनको नाइटहुड यानी सर का जो उपाधि मिला था वो वापस किया गया था। और चौथा जो था वो आपका हंटर कमेटी या हंटर रिपोर्ट का इंसिडेंट था। इसके बारे में अगर आप कुछ देखें तो मैं आपको बता दूं अबाउट द रॉलेंट एक्ट। द रॉलेंट एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू इंक्रीज देयर ग्रिप ऑन पावर ओवर द कॉमन फोक। ठीक है, ये रॉलेंट एक्ट इसको, इसी रॉलेंट एक्ट को क्या बोलते थे, काला कानून बोलते थे, नो अपील नो दलील बोलते थे। और रॉलेंट एक्ट को ब्रिटिशर्स कहते हैं कि इसलिए लेके आए थे, इतिहासकार कहते हैं कि जो हमारे यहाँ क्रांतिकारी गतिविधियां थी, यानी कि जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थी, वो बहुत ज्यादा एक्टिव हाइपर हो चुकी थी और ब्रिटिशर्स जो है वो इस क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना चाहते थे और इसीलिए रॉलेंट एक्ट लेकर आए। इसी के प्रोटेस्ट में आपका 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में, अमृतसर में एक कैसे तो मीटिंग का आयोजन किया गया, क्योंकि दो कांग्रेस के लीडर अंडर द रॉलेंट एक्ट गिरफ्तार कर लिए गए थे, डॉक्टर किशलू और सैफुद्दीन। और उन्हीं के अगेंस्ट में, जैसे आप नाम देंगे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किशलू, ये दो आपके लीडर्स थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था अंडर द रॉलेंट एक्ट। जबकि वो कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे, उनका रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं था, इसीलिए इसके अगेंस्ट में ये प्रोटेस्ट मार्च जो है 13 अप्रैल को किया गया और जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हो गया। और इस इंसिडेंट में, जिसमें ब्रिटिशर्स ने लगभग कहते हैं 1,000 लोगों को जलियांवाला बाग में मारा था, उसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हंटर जो कमिटी थी वो बनाई थी। ठीक है, ये जो मैंने वर्ड जानबूझ के रखा है, ये हंटर कमीशन था। ये आपके किसके लिए था, एजुकेशन के लिए था। इसलिए बहुत ही आराम से एग्जाम में पढ़ना कि हंटर कमेटी लिखा हुआ है या हंटर कमीशन। अगर हंटर कमीशन लिखा होगा तो आप टिक करना एजुकेशन के लिए, और अगर हंटर कमेटी लिखा हुआ है तो आप टिक करके आएंगे किसके लिए, फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द जलियांवाला बाग इंसिडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा भाई आप लोग, दूसरा क्वेश्चन है आपका
द फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज फाउंडेड बाय। इन चारों में से भारत में पहली महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आप लोग के 10 सेकंड अब शुरू होते हैं। सोचिएगा, क्या वो गांधी थे, या क्या वो कुमरप्पा थे, या धंधु केशव कर्वे साहब थे, या रानी अहिल्या देवी थी? ठीक है, चलिए 10 सेकंड आपके हो गए। उम्मीद है आप उन्हें आंसर निकाल लिया होगा। तो इसका आंसर है सी, धोंदू केशव कर्वे। कुछ देख लेते हैं इनके बारे में फैक्ट। तो इंडिया फर्स्ट वन यूनिवर्सिटी टर्न 100 ईयर्स। ये जो यूनिवर्सिटी थी वो स्टार्टेड इन व्हाट 2 जुलाई 1916 and it was established by Dr. Dhundu Keshav Karve with the objective of educating more women. ठीक है, around 15,000 women graduate from the state university this year, which has campus in Mumbai and Pune. ठीक, तो देखिए एक फैक्ट आपको मिल रहा है यहाँ से। अगला बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स? ये चारों जो इवेंट्स हैं इनको आपको एक सर्टेन सीक्वेंस में लगाना है कि सबसे पहला कौन सा हुआ, उसके बाद सेकंड इंसिडेंट, थर्ड इंसिडेंट और फोर्थ इंसिडेंट। आपको इस तरीके से इसको अरेंज करना है। 10 सेकंड ले लीजिए आप लोग, और इन सारे इवेंट्स को आपको इस तरीके से लगाना है कि सबसे पहला कौन सा हुआ और उसके बाद जो है दूसरा इंसिडेंट कौन सा। चलिए, मेरे ख्याल से आप लोगों ने कर लिया होगा। तो इसका जो आंसर है वो है आपका 17 का डी। यानी कि इन चारों में से सबसे पहला इंसिडेंट जो है वो चंपारण हुआ 1917, सबको बताइए होगा मेरे ख्याल से। उसके बाद दूसरा जो है वो नागपुर सत्याग्रह हुआ, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। तीसरा आपका बारदोली सत्याग्रह, और चौथा या कह सकते हो सबसे लास्ट इन चारों में से आपका राजकोट सत्याग्रह। अगर इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़े हम, तो बारदोली सत्याग्रह इन द स्टेट ऑफ गुजरात during the British Raj was a major episode of civil disobedience movement, and ये जो मूवमेंट हुआ था वो आपका 1928 में हुआ था, and the movement was eventually headed या led by वल्लभ भाई पटेल, और इनकी सक्सेस gave rise to Patel become one of the main leader of the independent movement। तो 28 के बारदोली के बाद आपके पटेल जी जो है वो बहुत ज्यादा फेमस लोगों के बीच में हो चुके थे। दूसरा अगर हम बात करें ये राजकोट सत्याग्रह की, the period between 1938-39 was a turning point in the history of India struggling for independence, as it has witnessed the Rajkot Satyagraha. The Rajkot Satyagraha was not first the political movement of its kind, it was definitely the first large-scale attempt in trying to achieve constitutional changes. इसका objective क्या था? Constitutional changes, और इसका year 38-39। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, जैसे मैं बताया 1917, फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट लीड बाय महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए। और राजेंद्र प्रसाद एंड विनोबा भावे ऑर्गेनाइज रिवॉल्ट एंड थाउजेंड ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन इंक्लूड एज फार एज साउथ एज प्रिंसली स्टेट ऑफ ट्रेवनकोर ट्रेवल्ड टू नागपुर एंड अदर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल प्रोविंस टू पार्टिसिपेट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उम्मीद आपको इतना समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और मुझे इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या है? द अर्थ रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम, इसमें डायरेक्शन पूछा गया है। तो आपकी मान लीजिए ये अर्थ है, ये आपका नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट। तो यहाँ पर आपकी अर्थ का डायरेक्शन पूछा गया है कि कहाँ से कहाँ की तरफ घूमती है। 5 सेकंड लीजिएगा इसके लिए सिर्फ। चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा। तो इसका जो आंसर है वो है आपका डी, वेस्ट टू ईस्ट। इसको एक इमेज के थ्रू देख भी लेते हैं। ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, और ये आपका साउथ हो गया। तो आप देख ही रहे हैं अर्थ का मूवमेंट इधर से इधर हो रहा है, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट। इसलिए हमारे नॉर्थ ईस्ट में, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है इंडिया का, उसमें सन राइज सबसे पहले आप होता है, पूरी दुनिया में जापान कहते हैं राइजिंग सन। ठीक है, तो उम्मीद है आपने बिल्कुल सही किया होगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
मैच द फॉलोइंग, एक तरफ डेट दे रखी है और एक तरफ कंडीशन इन दी, देखिए कहाँ की, नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात हो रही है। तो आपको इसका मैच द फॉलोइंग बताना है। पूरे 10 सेकंड लीजिएगा आप लोग आराम से और मैच द फॉलोइंग करके बताइए। ऐसे क्वेश्चन काफी आपके यूके पीसीएस आरओ में आ सकते हैं। चलिए, आप लोगों ने कर लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, और सही भी हो रहा। इसका जो आंसर है वो है आपका डी, यानी कि जो फर्स्ट है 21 मार्च को, उस दिन आपका क्या होता है, वर्नल इक्विनॉक्स। कहाँ पे, हम यहाँ सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, यानी कि ये वो दिन है जब आपका दिन और रात बराबर होते हैं। उसके बाद 21 जून को आपका समर सॉलिसिट होता है। देन सितंबर 21 को आपका ऑटमल इक्विनॉक्स होता है, और 22 दिसंबर को आपका विंटर सॉलिसिट होता है। ठीक है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप फील भी करते होंगे। 22 दिसंबर को आपका सबसे छोटा दिन होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में। इसको अगर हम एक मैप के थ्रू देखें तो देखिए, अभी जो हमने बताया था विंटर सॉलिसिट, ठीक है, ये कहाँ की बात हो रही है, अगर हम सिर्फ बात करें नॉर्थ हेमिस्फीयर की, तो इसकी वजह क्या होती है कि ये आपका यहाँ से यहाँ तक का क्या है, नॉर्थ हेमिस्फीयर है। और इस नॉर्थ हेमिस्फीयर में इन द मंथ ऑफ द दिसंबर जनवरी फरवरी, जो आपकी सन रेज होती है वो तिरछी पड़ रही होती है, इसलिए यहाँ पर दिन जो होते हैं वो छोटे होते हैं और यहाँ पे क्या होती है, विंटर्स होते हैं। लेकिन ठीक इसके उल्टा, जब समर सॉलिसिट होता है, ठीक है, तो उस समय पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो सन रेज है बिल्कुल पैरेलल पड़ रही होती है, और इस वजह से पूरे नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होती है, गर्मी होती है। और ये वो दिन है जब आपके लगभग लगभग दिन रात क्या होते हैं, बराबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। द मीन रेडियस ऑफ द अर्थ इज अप्रॉक्स, आपको अर्थ का मीन रेडियस बताना है। 10 सेकेंड लीजिएगा आप लोग, इसका क्या बन सकता है, क्या मीन रेडियस है, ये वर्ड याद रखिएगा, मीन रेडियस। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिए होंगे ये क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर है वो है आपका मीन रेडियस अर्थ का क्या है हमारा, 6400 किलोमीटर। इसको हम लोग एक इमेज की मदद से समझते हैं। तो अगर आप इमेज की मदद से देखें तो इसमें आपको जो पूरा अर्थ का क्या है, इक्वेटर जो है यहाँ से यहाँ तक का, ये आपको पूरा दिख रहा होगा, 12,756 7,056 किलोमीटर। ठीक है, और कई बार वो सरकमफ्रेंस पूछ लेते हैं, तो देखिए पोलर का सरकमफ्रेंस कितना है, 40,008 किलोमीटर। और वहीं पे अगर हम इक्वेटर का सरकमफ्रेंस देखें तो 40,075 किलोमीटर, यानी कि आपका जो इक्वेटर का सरकमफ्रेंस है वो पोल के सरकमफ्रेंस से बड़ा है। और ये डिफरेंस कई बार पूछ लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप 008, और यहाँ अगर हम इक्वेटर का देखें तो 075। कई बार ये लोग डिफरेंस पूछ लेते हैं। दूसरी तरफ आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे, इसका पूरा दोनों रेडियस मिला के कितना हो रहा है आपका, और पूरा आपका अंदर का जो जो पूरा लेंथ है वो इसमें बताई गई। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ एक और चीज देखेंगे, यहाँ का एक ये फिगर और ये ऊपर की फिगर, ये घुमा फिरा के आपसे पूछते हैं, और यहाँ पे मैंने आपको ये इसका मीन बताया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। What is the highest final judicial tribunal in respect of the Constitution of India? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी जुडिशरी होती है, इस जुडिशरी में सबसे ऊपर कौन बैठा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या वो पार्लियामेंट है, क्या वो प्रेसिडेंट है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट है, या यूनियन कैबिनेट है। बहुत सिंपल आंसर है, सीधा आंसर है इसका। जब वर्ड जुडिशरी आ गया है तो इसमें से पहचानना भी बहुत आसान होगा आप लोगों के लिए। तो भाई सबसे ऊपर कौन है आपका, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन यहाँ एक और फैक्ट समझ लीजिए कि मान लीजिए अगर एक्स सुप्रीम कोर्ट में अपना केस हार जाता है, उसे कोई पनिशमेंट मिल जाती है, यानी कि डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजमेंट, तो फिर वो कहाँ अपील कर सकता है, किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, नहीं पढ़ा है तो मैंने अपने कोर्सेज में अवेलेबल कर रखा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा शॉर्ट बताता हूँ। प्रेसिडेंट के पास क्या होती है, पार्डनिंग पावर होती है, जैसे कि
रिमिशन हो गया, कम्युटेशन हो गया, रिस्पाइट हो गया, रिप्राइज हो गया, ये कुछ उसकी पार्डनिंग पावर है। तो उसका यूज करके प्रेसिडेंट, अगर सुप्रीम कोर्ट से किसी को कोई भी पनिशमेंट मिली है, इवन डेथ पेनल्टी मिली है, तब भी प्रेसिडेंट चाहे तो उसको छोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सैलरीज ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर ड्रॉन फ्रॉम, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सैलरी मिलती है वो कहां से ली जाती है इन चारों में से? ग्रांट इन एड्स, कंटीजेंसी फंड से ली जाती है, या कंसोलिडेटेड फंड से ली जाती है, या पब्लिक अकाउंट से वो पैसा निकाल के इनकी सैलरी, जजेस की सैलरी दी जाती है। 5 सेकंड लीजिएगा आप लोग, आंसर बताइए मुझे इसका क्या हो सकता है। चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका आंसर जो है वो निकाल लिया होगा। तो इसका जो आंसर है, एक मिनट, ठीक, उम्मीद है आपने आंसर निकाल दिया होगा। 5 सेकंड हो चुके हैं। इसका आंसर है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ से इनकी जो सैलरी है वो विड्रॉ की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, किस आधार पे सुप्रीम कोर्ट के जज को उनके पद से हटाया जाता है? देखिए, पहले तो सुप्रीम कोर्ट के जज की जो रिटायरमेंट एज है वो 65 ईयर्स है। तो क्वेश्चन आपको ये मिल सकता है। लेकिन इससे पहले अगर आपको किसी जज को हटाना हो तो आप किस आधार पर उनको हटा सकते हैं? तो उसका आंसर क्या हो सकता है? 10 सेकंड लीजिएगा आप लोग। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। तो इसका आंसर है सी, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। और इनको हटाने का भी एक बहुत अच्छा खासा लंबा प्रोसेस है। उसका एक फार्मूला मैंने तैयार किया है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा में किस तरीके से बिल पास होता है, कितने परसेंटेज चाहिए, कितने लोग उसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं, सारा मैंने उसमें दिया। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो आए दिन आजकल लिखा होगा अपने, PIL दायर हो जाती है आपकी कोर्ट्स में, ओरिजिनेटेड इन, ये कॉन्सेप्ट PIL का कॉन्सेप्ट जो है वो कहां से लिया गया? क्वेश्चन ये है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 5 सेकंड लीजिएगा आप लोग और मुझे बताइए इसमें से क्या हो सकता है। क्या वो ब्रिटेन है, क्या वो ऑस्ट्रेलिया है, क्या वो USA है, या वो कनाडा है? चलिए, 5 सेकंड आपके हो गए। उम्मीद है आप लोगों ने आंसर टिक कर लिया होगा या सोच लिया होगा। तो इसका आंसर है आपका सी। हमने PIL का कॉन्सेप्ट जो है वो अमेरिका से लिया है, और भारत में सबसे पहले PIL का जो शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो PN भगवती, जो उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनको जाता है। तो फिर से उम्मीद है कि आप लोगों ने ये 10 के 10 क्वेश्चन अटेंड किए होंगे, और 10 में से आप लोगों का जो स्कोर है लगातार 7+ चल रहा होगा। अगर आपका 7+ स्कोर चल रहा है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी। मिलते हैं फिर एक और लेक्चर में, MCQ में। और अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं उत्तराखंड का, तो मैंने फिर से रिपीट करूंगा कि उत्तराखंड का मैंने 15 क्वेश्चन का एक बल्क जो है अपने ऐप में फ्री डाल रखा है, उसको फ्री टेस्ट के नाम से है। आपको वो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक पे मिल जाएगा, वहाँ जाइए और उसको अटेंड करिए। और 15 क्वेश्चन में बताइए कि आपने कितने सही किए। नीचे मेरा WhatsApp नंबर है, आप वहाँ भी मुझे अपना स्कोर दे सकते हैं, और नहीं तो आपका स्कोर मेरे पास आ ही जाएगा नाम से। मिलते हैं फिर एक और लेक्चर में। कोई भी अगर कमेंट हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे कोई भी क्वेश्चन या कोई भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं।